हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में। सबसे पहले महासागरीय धाराएं होती क्या हैं। जैसे महाद्वीपों के ऊपर नदियां बहती हैं, ठीक उसी प्रकार महासागरों के ऊपर भी उनके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जल पवनों की मदद से बहता है, जिसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। लेकिन महासागरीय धाराएं महाद्वीपों के ऊपर चलने वाली नदियों की तुलना में आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं और वो एक लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब महासागर का जल एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ एक निश्चित दिशा में अधिक दूरी तक निरंतर यानी कि लगातार प्रवाहित होता रहे, उसे महासागरीय धाराएं कहा जाएगा। महासागरीय की धाराओं की दो कैटेगरी होती हैं। कैटेगरीज ऑफ ओशन करंट्स। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। पहला वार्म ओशन करंट्स और दूसरा कोल्ड ओशन करंट्स। वार्म करंट्स यह धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है और वार्म करंट्स गर्म क्षेत्र यानी कि भूमध्य रेखा की ओर से ठंडे क्षेत्रों यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती है। इसके बाद कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स ये ठंडी धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जैसे कि ओयोशिवो की धारा। ओयोशिवो की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। कोल्ड करंट्स ठंडे क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। इसके बाद जो ओशन करंट है उनको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे कारक इसके कारण हैं। काजेज ऑफ द ओशन, काजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट समुद्री धाराओं की उत्पत्ति में कोई एक कारक नहीं काम करता, इसके पीछे बहुत सारे कारक विद्यमान होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ हमने दिया है प्रीवेलिंग विंड, जो कि इसका सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारक है। प्रीवेलिंग विंड्स को तीन प्रकार की होती हैं: पूर्वी पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें। इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंसेस, तापमान की विभिन्नता जो इसको प्रभावित करती है, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 3 डिफरेंस इन सैलिनिटी। आपको पता है जैसे कि समुद्रों का जल वो खारा होता है और उसके अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं। तो खारेपन की जो विभिन्नता है वो भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में प्रमुख कारण है। इसके बाद नंबर 4 आता है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन वाष्पीकरण, ये भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में एक मुख्य कारक है। इसके बाद रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूमना। अब पृथ्वी के घूमने की वजह जो गति है उसकी वजह से भी कई सारी धाराओं का निर्माण होता है। इसके बाद नंबर 6 पे है शेप ऑफ कोस्ट लाइन। समुद्र जो तट हैं उनके आकार, उनकी शेप वो कैसी है, वो भी महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करती है। तो उपरोक्त कारकों का
जो वर्णन है हम आगे एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आता है प्रीवेलिंग विंड, प्रचलित पवनें। क्योंकि हमने आपको भी बताया था प्रचलित पवनें 3 प्रकार की होती हैं, पूर्वी पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें, जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा तय करने में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। कैसे? क्योंकि जब पवनें चलती हैं, पवनों के लगातार चलने से पवनें अपने घर्षण शक्ति से धाराओं की दिशा तय करती हैं। इसलिए संसार की जितनी भी प्रमुख समुद्री धाराएं हैं वो पवनों का ही अनुसरण करती हैं, वो पवनों के हिसाब से चलती हैं। यदि पवन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी तो समुद्र की धारा भी पूर्व से पश्चिम की तरफ ही गति करने लगेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है हमने, जैसे उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, ये दोनों धाराएं उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ चलती है, जो कि पूर्वी पवनों का अनुकरण करती है। इसके बाद अगला इसमें एग्जाम्पल इसी में दे रखा है गल्फ स्ट्रीम व क्यूरोशिवो की धारा। ये दोनों धाराएं गर्म धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है और क्यूरोशिवो की धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है और क्यूरोशिवो की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। ये दोनों गर्म धाराएं हैं जिनके चलने में पश्चिमी पवनों का हाथ है। इसके बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में आपको पता है कि मानसून पवनें चलती हैं। मानसून पवनें जो कि गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पवनें हैं उनका सबसे बड़ा हाथ होता है धाराओं के चलने में, उनकी उत्पत्ति में और उनके निर्माण में। इसके बाद आता है सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका कारक है वो है टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब तापमान के हिसाब से हमने पूरे वर्ल्ड को कई सारे भागों में बांटा है, जैसे उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल एरिया आ गया, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट एरिया आ गया, इसके बाद शीत कटिबंध पोलर एरिया आ गया। तो इस वजह से सूरज की किरणें पूरे संसार में कहीं सीधी पड़ती है वो भूमध्य रेखीय एरिया हो गया, कहीं तिरछी पड़ती है वो पोलर एरिया हो गया। तो इसी वजह से पूरे संसार में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है और वही तापमान की विभिन्नता समुद्र के ऊपर भी दिखाई देती है। तापमान में विभिन्नता आने से समुद्र की धाराओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि तापमान जब बढ़ेगा तो जल का आयतन तापमान के बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगा और जब जल का आयतन बढ़ेगा तो जल का तल ऊंचा हो जाता है और जल का तल ऊंचा हो जाने की वजह से वहाँ एक ऊंचे लेवल का एक ऊंचे तल का निर्माण हो जाएगा। जबकि जो ठंडा पानी होता है, ठंडा एरिया है जो, वहाँ का जल भारी होता है और भारी जल हमेशा नीचे की तरफ बैठता है, इसलिए भारी जल का जो तल है वो नीचा होता है और गर्म जल का तल ऊंचा होता है। इस वजह से वहाँ एक एंगल का, एक तल का ऊंचे और नीचे तल का निर्माण हो जाता है। प्रकृति हमेशा एक काम करती है, वो बैलेंस बनाती है और बैलेंस बनाने के लिए ऊंचे तल से जल का जो कि स्वभाव है नीचे तल की तरफ जल बहना शुरू कर देता है। इससे जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने के लिए गर्म जल
ऊंचे तल की ओर से नीचे तल की ओर यानी ठंडे जल की तरफ चलना शुरू कर देता है। गर्म जल हल्का गर्म जल हल्का होने की वजह से ठंडे जल की तरफ बहना शुरू कर देता है। अब जिससे धाराओं का जन्म होता है, धाराओं का निर्माण होता है, और इसी कारण भूमध्य रेखीय गर्म जल ध्रुवीय प्रदेशों की ओर धाराओं के रूप में बहता है। आगे नंबर 3 पे है डिफरेंस इन सैलिनिटी। डिफरेंस इन सैलिनिटी, लवणता में विभिन्नता। आपको पता है कि संसार के सभी समुद्रों का जल खारा है, और वो खारा कहीं ज़्यादा है कहीं गर्म है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ खारापन बहुत ज़्यादा है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ खारापन कम है। तो लवणता के बढ़ने की वजह से जल का घनत्व बढ़ जाता है। जहाँ लवणता ज़्यादा होती है वहाँ के जल का घनत्व भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ लवणता कम मिलेगी वहाँ के जल का घनत्व कम मिलेगा। अधिक लवणता वाला जल भारी होता है, इसलिए वह नीचे बैठने लगता है, और कम लवणता का जल वो हल्का होता है। इस वजह से उन दोनों के बीच में एक अंतर पैदा हो जाता है, एक असमानता पैदा हो जाती है, और इस असमानता का दूर करने के लिए अधिक खारे जल की तरफ एक चारों तरफ से कम खारे जल की तरफ से अधिक खारे जल की तरफ एक धारा चलने लगती है, एक धारा का निर्माण होता है, जिसे हम धारा का नाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर, जो कि अटलांटिक महासागर का ही एक अंश है, एक मार्जिनल सी है उसका, तो जो भूमध्य सागर है उसके जल की लवणता अधिक है। किससे? अटलांटिक महासागर से अधिक है। इसलिए एक जल की धारा के रूप में अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर चल पड़ती है। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि संतुलन दोनों तरफ से बनता है, इसका संतुलन बनाने के लिए भूमध्य सागर का जो अधिक खारा जल है वो भारी जल नीचे ही नीचे अटलांटिक महासागर की ओर भी चल पड़ता है। इसके बाद पॉइंट आता है नंबर 4, जिसको इवोपोरेशन। अब सूरज की गर्मी के कारण महासागरों के जिन भागों में वाष्पीकरण बहुत तेज होता है वहाँ का जल स्तर एकदम नीचा हो जाता है, और जल स्तर केवल जल स्तर ही नीचा नहीं होता बल्कि वहाँ लवणता की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे लवणता की मात्रा बढ़ने से जल भारी होकर नीचे बैठने लगता है। इसलिए वहाँ का संतुलन बनाए रखने के लिए महासागरों के आसपास से दूसरे अन्य भागों से एक जल की एक धारा बहने लगती है। इस प्रकार एक नई धारा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद नंबर 5, रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल पैदा होता है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल एक पृथ्वी के घूर्णन गति का एक आभासी प्रभाव है जो पवनों को परे धकेलता है, जिसके तहत पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। और पवनें जो की वजह से ही, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बताया था कि महासागरीय धाराएं पवनों का अनुकरण करती हैं, पवनों का अनुसरण करती हैं, तो पवनें भी
इस कोरियोलिस बल के प्रभाव में आकर जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं और बाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार महासागरीय धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ने लग जाती हैं, जिससे कुछ नई धाराओं का निर्माण होता है, नई धाराओं का जन्म होता है। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक की हम बात करें तो उसमें गल्फ स्ट्रीम की धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा का कुछ जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण गल्फ स्ट्रीम की धारा का कुछ जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। वह इंग्लैंड ब्रिटेन का जो एरिया है उसके दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ एक धारा बहने लगती है, उसका नाम है कैनेरी की धारा, जो कि एक ठंडी धारा होती है। इसके बाद आता है शेप ऑफ कोस्ट लाइन, जो तटीय क्षेत्र हैं उनका आकार। अब जैसा तटीय आकार होगा वैसे ही उसी तरफ समुद्र की जो धाराएं हैं उनका जल मुड़ने लगेगा। अब जो सतल खंडों का आकार है, जितने भी महाद्वीप हैं उनका एक आकार बना हुआ है, और जैसा उसका आकार है वैसा ही रूप वहाँ से बहने वाली धारा का हो जाता है। जो भी धारा सतल खंड के पास से गुजरेगी उसके आसपास से गुजरने लगेगी, वो सतल खंड उसको उसी दिशा में मोड़ देगा जैसा कि उस सतल खंड का रूप है। बहुत सारे स्थल खंड हैं जितने भी, अगर ये रास्ते में एक भी सतल खंड ना हो तो समुद्री धाराएं क्या करेंगी, वो एक ही दिशा में लगातार चलती रहेंगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों की शेप है इनकी अलग अलग है, और ये जो धाराएं हैं उनको अलग अलग दिशा में मोड़ देते हैं। यहाँ हमने एक सतल खंड के रूप में ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया है। जो ब्राज़ील है उसका उत्तर पूर्वी तट है, वो क्या करता है, भूमध्य रेखा के जो उत्तर की तरफ उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है उसको मोड़ देता है उत्तर की ओर, जो कि आगे बढ़कर आगे अगले हिस्से में जाकर कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक उसी प्रकार वही ब्राज़ील का उत्तर पूर्वी तट दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा को ब्राज़ील के दक्षिण की तरफ मोड़ देता है और उसको अलग अलग कर देता है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं हैं उनको चलाने में, उनकी उत्पत्ति में, उनके निर्माण में जो मुख्य कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, उसके पीछे कई सारे फैक्टर छिपे होते हैं, कई सारे फैक्टर का हाथ होता है, जिसमें एक एक करके हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सबसे पहले आया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6 के 6 फैक्टर थे। सबसे पहले प्रीवेलिंग विंड्स आया था, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंसेस, उसके बाद डिफरेंस इन सैलिनिटी, इवेपोरेशन, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति, और नंबर 6 पे शेप ऑफ कोस्ट लाइन। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम हर महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे।